देखो ओके, सो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी कि हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, और वेटेड अर्थमेटिक मीन का मतलब से ज़ाहिर है कि यहाँ पे हमने तमाम ऑब्जर्वेशंस को उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से उनको वेट असाइन किया हुआ है। यानी हर ऑब्जर्वेशन मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कुछ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऑब्जर्वेशन कम इम्पॉर्टेंट है। सो दे आर कॉल्ड द मल्टीप्लायर्स। उनको जो वेट असाइन कर रहे हैं, और द मल्टीप्लायर्स सेट ऑफ नंबर विच एक्सप्रेस मोर और लेस एजुकेटली द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन। यानी जो मल्टीप्लायर्स, यानी x1 के साथ जो मैंने w1 अटैच किया हुआ है, ये एक मल्टीप्लायर है जो कि उसकी x1 की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। x2 के साथ जो मैंने w2 अटैच किया हुआ है, दैट शोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ x2। ठीक है, सो दीज आर द वेट्स। अब यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अब आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आप इनके वेट्स के ऊपर, सम ऑफ वेट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे। आप में से किसी ने मैसेज किया बेटे ग्रुप में कि दोबारा ज्वाइन करें? स्टिल देयर आर सो लेस स्टूडेंट्स। ओके, सो हमने जो वेटेड मीन का फॉर्मूला आप लोगों का है वो क्या है कि हम पहले उन ऑब्जर्वेशन को ऐड करने से पहले, बजाय इसके कि मैं x1 प्लस x2 प्लस xn अप टू सो ऑन xn करूं, पहले मैं हर ऑब्जर्वेशन को उसके वेट के साथ क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड देन वी डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, दैट इज कॉल्ड, अगर हम सबस्क्रिप्ट को भी रिमूव कर दें क्योंकि वी नो दैट कि आपके पास वेरिएशन तो चल रही है, तो हम इसको जनरली सिंपली लिखते हैं समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। ठीक है, अभी स्टार्ट है तो वो आपको समीशन शो कर रहा है, आप आगे जाके आई शो कर रहा है वेरिएशन में समझाने के लिए, बट यू नो दैट आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, नो इट वेल कि आई वेरिएशन को शो कर रहा है और हमें नजर आ रहा है। तो समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समीशन डब्ल्यू, दिस इज द weighted arithmetic mean, and to differentiate the simple arithmetic mean to the weighted mean, हम क्या करते हैं कि हम इसके सबस्क्रिप्ट में W लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो मीन है ये सिंपल अर्थमेटिक मीन नहीं है, बल्कि ये एक वेटेड अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं 3.2, कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर क्या है, आपके पास आइटम्स हैं। आइटम्स क्या हैं, फूड है, रेंट है, क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, एंड अदर आइटम्स हैं, और उनके एक्सपेंडिचर्स हैं। जैसे फूड के ऊपर 290 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, रेंट के ऊपर 54 है, क्लोथिंग पे 98 है, फ्यूल एंड लाइट अकॉर्डिंग टू दैट आपने उनके डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो शो हुए हैं, और साथ ही उनको वेट्स जो है वो असाइन कर दिए उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, कि फूड को जो है वो उसने असाइन किया है 7.5 वेट असाइन किया है, रेंट को 2 असाइन किया है, क्लोथिंग को 1.5, फ्यूल एंड लाइट को 1। ठीक है, अदर आइटम्स को 0.5, जिसमें अदर आइटम्स में कुछ भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की फीसेस आ सकती हैं या कोई और अदर आपकी कोई भी चीज़ आ सकती है अदर आइटम्स में। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस थी उनको उसने सेम वेट असाइन नहीं किया, बल्कि उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से उनको वेट्स असाइन कर दिए। सो व्हाट इज दिस, दीज आर एक्सपेंडिचर्स एंड दीज आर एक्सआईज, ये आपकी एक्सआईज ऑब्जर्वेशंस हैं, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग उनके वेट्स मौजूद हैं, ये गिवन है आप लोगों को यहाँ पे, एक गिवन है। ठीक है, सो आप इनको जो है वो नोटेशन दे लें, और हमने क्या करना है कि हर ऑब्जर्वेशन को पहले उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन भी सम अप इट। हमेशा फार्मूले को पीछे से रीड किया करें, सम बाद में लगाया करें। आप यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, पहले x मल्टीप्लाई हो रहा है वेट के साथ, और फिर हमने उस कॉलम को क्या करना है, सम करना है। तो पहले आप x को x वेरिएबल्स को उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एंड यू सम अप इट, और वेट्स का जो सम है उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड नहीं करना, प्लीज़ इसका ख्याल रखें।
रखिएगा, 5 पे डिवाइड नहीं करना बल्कि वेट्स के सम पे डिवाइड करना है। सो व्हाट यू गेट 203.4 रुपीज़ जो आपके पास है, दैट इज़ द वेटेड मीन, या जो आपने निकाला था कि वेटेड मीन तो उसने कह दिया, बट दैट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो एवरेज एक्सपेंडिचर उसका आ रहा है किसी शख्स का, अगर एक घर का ये है एक्सपेंडिचर, तो जो उसका एवरेज एक्सपेंडिचर आ रहा है एक महीने का वो कितना आ रहा है, 203 रुपीज़ आ रहा है। इज इट क्लियर अप टिल हियर? आप लोगों को अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन में फ़र्क समझ आ गया है? Yes, ma'am. ओके, गुड। नेक्स्ट है आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है अरिथमेटिक मीन की? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, वो क्या कह रहा है कि फॉर द सेट ऑफ डेटा द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन एक्स बार टेकन विद देयर प्रॉपर साइन इज इक्वल टू 0। अब इसको हम गौर से पढ़ते हैं। वो कहते हैं सम ऑफ द डेविएशंस, किसका सम? डेविएशंस का सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस की डेविएशंस का सम। कौन सी ऑब्जर्वेशंस? एक्स आइज। एक्स आइज जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं उनकी डेविएशंस का सम। अब ये ऑब्जर्वेशन की डेविएशन किससे ली गई? डेविएशंस ली गई फ्रॉम देयर मीन, यानी उन्हीं ऑब्जर्वेशन के मीन से। यानी जो ऑब्जर्वेशंस थी आपके पास और जिन ऑब्जर्वेशंस का आपने मीन निकाला था, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के मीन में से आपने डेविएशंस ली। ठीक है, और उनको आपने उन डेविएशंस का सम कर लिया, टेकन विद देयर प्रॉपर साइंस, और आपने उनके साइंस का जो है वो ख्याल रखा है यहाँ पे। यानी जो अगर पॉजिटिव है तो यू टेक द पॉजिटिव साइन, और जो नेगेटिव है उनके साथ आपने नेगेटिव साइन जो है वो लिया है। ठीक है, सो जब आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस हैं वो इन द लॉन्ग रन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड व्हाट यू गेट, आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज 0। अगर हम इसको नोटेशन की शक्ल में लिखें तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? ओके गर्ल्स, सो अब यहाँ पे आप देखें, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास हैं, जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जब उनकी ही मीन से जब आप डेविएशंस लेते हैं और उन डेविएशंस का जब आप सम करते हैं टेकन विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो हमेशा 0 आता है। और उसको अगर मैं नोटेशन शक्ल में लिखूँ, या आपने प्रूफ शुरूफ कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी, उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जब आप हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लेते हैं उसी के मीन से, ठीक है, you take the deviation of the values from their mean एंड यू सम अप इट, तो उन डेविएशंस का सम हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस एग्जांपल। ये आपके पास था डाटा, ठीक है, आपके पास ये डाटा था, 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, और इन 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज निकला था, मीन निकला था, वो 40 निकला था। ठीक है, इफ़ आई टेक द डेविएशंस, ये आपके पास x है और ये आपके पास x बार है, दीज आर ऑल एक्स आइज एंड दीज आर x बार। अगर मैं कॉलम जनरेट करूँ किसका? डेविएशंस का, कि हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को मैंने क्या करना है? माइनस करना है। मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से उसी के मीन की डेविएशंस लेनी है, डिफरेंस लेना है। तो 45 में से जब आप 40 माइनस करेंगे, व्हाट यू गेट 5। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप 32 में से माइनस करेंगे, व्हाट यू गेट, टेक द साइन -8। ठीक है, 37 क्या आ जाएगा आपके पास? ये -3। ठीक है, देन यू गेट 6, उसके बाद आपके पास आ गया -1, फिर उसके बाद आपके पास आ गया व्हाट यू गेट 36 -4, फिर उसके बाद आपके पास आ गया 1, फिर उसके बाद आपके पास आ गया 8, और फिर उसके बाद आ गया आपके पास -4। सो व्हेन यू सम अप इट, आपके पास अगर कैलकुलेटर है यू कैन चेक इट, आप में से कोई भी चेक कर ले कि आप जब इन डेविएशंस का सम करेंगे, यानी हर ऑब्जर्वेशंस में से जब उसी के मीन को माइनस करेंगे, तो इसका सम हमेशा 0 आता है। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है। एनी वन ऑफ यू कैन चेक इट, आप इसको देख सकते हैं। किसी ने किया है? हाँ जी, 0 आ रहा है।
गर्ल्स आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, आ गया है, 0 आ रहा है। ठीक है, सो ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी अरिथमेटिक मीन की और इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको ये याद होना चाहिए कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन टेकन विद ए प्रॉपर साइन इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम। वो कहता है कि जैसे हमने डेविएशंस का सम किया वो तो 0 है, वो कहता है कि अगर आप डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम करें, डेविएशंस लेके यानी आपने x में से x बार की मीन्स की डेविएशन ली, हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस किया और डेविएशंस लेने के बाद उन डेविएशंस का आपने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। ठीक है, यू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट और फिर उन स्क्वायर डेविएशंस का आपने क्या ले लिया, सम। वो कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम, हमेशा मिनिमम आता है, यानी मीन से डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा मिनिमम आता है एज कंपेयर टू दैट कि मैं मीन के अलावा किसी भी ऑर्बिट्री नंबर यानी मीन के अलावा किसी और नंबर से अगर मैं डेविएशंस लूँगी तो डेविएशंस के स्क्वायर का सम हमेशा ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू द डेविएशंस वी आर टेकन फ्रॉम द मीन। यानी अगर मैं इसको नोटेशन की शक्ल में लिखूं तो ये है आपकी नोटेशन कि जब मैंने मीन से डेविएशंस का स्क्वायर्स का सम किया तो वो लेस है कि मैंने डेविएशंस मीन के अलावा ए इज एनी अदर नंबर, एनी ऑर्बिट्री नंबर अदर देन मीन। ए क्या है आपका, मीन के अलावा कोई और नंबर है, यानी जब आप मीन के अलावा कोई और नंबर लेके डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसका सम हमेशा ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू द डेविएशंस, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन यू आर टेकन फ्रॉम द मीन। यहाँ पर आपको लेस देन का साइन भी नज़र आ रहा है और साथ आपको इक्वालिटी भी नज़र आ रही है। इक्वालिटी क्या है कि जब a की वैल्यू x बार हो जाती है, यानी अगर a, क्योंकि इट्स एन ऑर्बिट्री वैल्यू, अगर a x बार हो जाता है यानी मीन के बराबर हो जाता है तो दोनों बराबर हो जाएंगी, अदरवाइज जो मीन से डेविएशन का स्क्वायर का सम है वो हमेशा कम आता है। यू कैन चेक इट, आप इसको देख सकते हैं इसी डाटा के ऊपर। जैसे ये आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, आप लोग घर में इसको चेक कीजिएगा। ये आपने डेविएशंस ली हैं, इन डेविएशंस का आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है, इन डेविएशंस का आपने लेना है स्क्वायर्स। ठीक है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव भी पॉजिटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने स्क्वायर्स ले लिए और इनका आपने सम निकाल लिया। जब आपका सम आएगा वो आपने नोट कर लेना है कि क्या सम आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपने डेविएशंस 40 के अलावा किसी और नंबर से ले लें, 40 इज द मीन। आप ए ले लें कोई भी, 39 से डेविएशंस ले लें, आप 38 से ले लें, आप 42 से ले लें, आप 41 से ले लें, किसी भी नंबर से आप डेविएशंस ले लें अदर देन मीन। ठीक है, आप लें, ये काम आपने करना है। ठीक है, आपने डेविएशंस लेनी है, x की डेविएशन लेनी है a से एंड योर a इज 39 और एनी वैल्यू अदर देन दैट, कोई भी ले सकते हैं। आपने डेविएशंस ली और फिर उन डेविएशंस का आपने स्क्वायर करना है और उन स्क्वायर्स का आपने लेना है सम, और यू विल सी कि जो सम यहाँ से आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सम जो कि आपकी मीन से डेविएशंस के स्क्वायर का निकला है। आप दो वैल्यू से चेक कर लें, एक आप 39 पे भी चेक करें और एक आप 42 पे भी चेक करें, ताकि आपको पता चले कि किसी भी नंबर से जब आप लेंगे अदर देन मीन तो डेविएशंस के स्क्वायर का सम हमेशा ज़्यादा आएगा मीन्स की डेविएशंस के स्क्वायर्स के सम से। इज इट क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हुई है? यस एंड मैम। दिस प्रॉपर्टी इज यस कॉल्ड मैम। मिनिमल प्रॉपर्टी। इसको हम मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप लोगों ने याद रखना है इस प्रॉपर्टी को, बिकॉज इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने आगे जाके जो आप लोगों का डिस्पर्जन का मैयर है जो कि है आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हमने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। सो डू रिमेंबर दिस सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन। ठीक है, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। एनी क्वेश्चन गर्ल्स? कुछ ना समझ आया हो यहाँ तक? आ गया मैम। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ यू हैव k subgroups of data consisting of n1 n2 and up to so on nk observation have the respective means x1 bar x2 bar and xk bar, then x bar the mean of all the data set is given by this। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास k ग्रुप्स हैं, यानी एक ये ग्रुप है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप, ठीक है, ये पहला ग्रुप है आपके पास, ये सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इसके अंदर, ये तीसरा ग्रुप है जिसमें आपकी कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास पड़ी हुई हैं, और इसी तरीके से आपके पास जनरली अगर हम बात करें तो आपके पास के ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपके पास के ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो पहले वाले ग्रुप के अंदर आपके पास n1 ऑब्जर्वेशंस हैं। n1 कुछ भी हो सकता है, इट्स अ नोटेशन, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 ऑब्जर्वेशन हो पहले वाले ग्रुप में, 10 हो,
20 हो, कुछ भी हो सकता है। सो पहले वाले ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशंस हैं और उन n1 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है दैट इज योर x1 बार। ठीक है, हम निकाल सकते हैं ना n1 ऑब्जर्वेशंस का मीन। ठीक है, यू हैव x1, जैसे आपके पास x1 टू n1, ठीक है, आपके पास x1 से लेकर n1 तक ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई हैं। सेकेंड ग्रुप के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और उन n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो आपके पास कितना आ गया, x2 बार। इसी तरीके से थर्ड जो आपके पास ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n3 है और उसका मीन x3 बार है। और जो kth ऑब्जर्वेशन है उसको हमने जनरली रिप्रेजेंट कर लिया कि n के ऑब्जर्वेशन हैं और उन n के ऑब्जर्वेशन का जो मीन है दैट इज योर xk बार। ठीक है, अब वो कहता है फाइंड द ओवरऑल मीन। अगर मेरे पास कुछ डाटा इस तरह से मौजूद है और वो मुझे कहे कि आप ओवरऑल मीन फाइंड आउट करें, ठीक है, सो हाउ कैन यू फाइंड द ओवरऑल मीन? वी सिंपली मल्टीप्लाइड n1 ऑब्जर्वेशन विद देयर मीन। यानी जब मैं n1 को x1 बार यानी उसी डाटा सेट के मीन के साथ, पहला वाला ग्रुप है उसी के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसी का मीन है, जब मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसी के मीन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू गेट द सम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। आपको पास फर्स्ट ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ग्रुप है दिस इज योर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, दिस इज योर फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, दिस इज योर फर्स्ट ईयर जनरल। लेट्स सपोज हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल, 3 ग्रुप्स हैं। अब क्या हुआ कि पहली वाली जो क्लास है प्री मेडिकल उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं और उन 40 स्टूडेंट्स के जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उनका मुझे एवरेज पता है कि 40 स्टूडेंट्स का जो आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है, उनका लेट्स सपोज 500 है, एवरेज मार्क्स जो है उनके वो 500 है लेट्स सपोज। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, और उनका जो एवरेज मार्क्स हैं 40 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं मैट्रिक के वो हैं आपके पास 500। तो जब मैं आप मुझे बताएं कि जब मैं इन 40 स्टूडेंट्स को 500 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी सो व्हाट यू गेट। आपने अभी मीन का फॉर्मूला देखा है, मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, समीशन x ओवर n। सो जब मैं यहाँ से निकालूंगी तो समीशन x इज इक्वल टू एन एक्स बार। आपके पास उन 40 ऑब्जर्वेशन 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मिल जाएगा। जब आप n को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके एवरेज मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। इसी तरीके से जब मैं सेकेंड स्टूडेंट जो आपके पास प्री इंजीनियरिंग है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके एवरेज मार्क्स के साथ, जो मैं बता रही हूँ कि अच्छा ये एवरेज मार्क्स हैं इस प्री इंजीनियरिंग के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 490 हैं, यानी मैं एज्यूम कर रही हूँ जो मैंने एवरेज निकाले वो 490 मार्क्स हैं उनके। सो अभी मैंने एवरेज का आपको कॉन्सेप्ट दिया कि इट डजेंट मीन कि 490 तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, बट वी नो दैट कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स 490 के गिर्द घूम रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी कि जब मैं उन स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के साथ, एवरेज मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो उन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये जो n1 x1 बार है ये आपको पहले ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस का सम दे रहा है, ये सेकंड ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस का सम दे रहा है, ये आपको kth ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस का सम दे रहा है। ठीक है, सो जब हम मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सम चाहिए होता है तमाम ऑब्जर्वेशंस का। अब हमें अलहदा अलहदा मिल रहा है, हमें पहले ग्रुप का अलहदा सम मिल रहा है, सेकंड ग्रुप का अलहदा सम मिल रहा है, kth ग्रुप का अलहदा सम मिल रहा है। तो जब मैं तमाम ग्रुप्स के सम्स को इकट्ठा सम कर दूंगी तो मुझे ओवरऑल सम मिल जाएगा तमाम ऑब्जर्वेशंस का। ऐसा ही है ना, तमाम ऑब्जर्वेशंस का ग्रुप वाइज सम है, मैं दोबारा उनको सम कर दूंगी तो तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय n1 जो कि फर्स्ट ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, प्लस n2 सेकंड ग्रुप एंड अप टू सो ऑन। यानी ये जब आप सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी और ऊपर जो है वो टोटल आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट, हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं समीशन n x बार डिवाइडेड बाय समीशन n। ठीक है, ये आपके पास समीशन n यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम सम कर देते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड आपका जो है ओवरऑल मीन। अगर आपको इस तरह से डाटा गिवन हो, आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि आपको ग्रुप वाइज मीन और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, वो कहता है कि आप ओवरऑल तमाम डाटा को एक कंसिडर करें और उसका मीन निकालें। मुझे लहदा ग्रुप्स के मीन नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा मुझे प्री मेडिकल का लहदा पता है, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स हैं वो मुझे लहदा पता है, जनरल का लहदा पता है। मेरे पास कोई आता है मुझे कहता है मुझे लहदा ना बताएं, मुझे बताएं कि ओवरऑल फर्स्ट ईयर के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो हम फिर किस तरीके से निकालेंगे, हम इस तरीके से निकालेंगे कि हम हर ग्रुप का जो है वो सम अलहदा करेंगे, अलहदा निकाल के उनको फिर दोबारा सम कर लेंगे, वी गेट द टोटल सम एंड देन वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इज इट क्लियर? दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। Okay, now this is the fourth property. Fourth property क्या है? This is the linear transformation. और linear transformation क्या है आपको पता है? linear equation क्या होती है? linear equation होती है this is y is equal to a plus bx. I hope so आप लोगों को सब पता ही होगा। a plus bx this is your linear equation, ठीक है? So if x is linearly related to y, यानी x जो है वो किसके साथ related है? y के साथ linearly related है या y x के साथ linearly related है, तो वो कहता है कि if y is equal to a plus bx then y bar is equal to a plus bx bar। इस तरीके से तो हम मीन्स में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम दोनों साइडों के ऊपर समीशन अप्लाई कर दें, यानी इक्वालिटी की दोनों साइडों पे मैंने क्या लगा दिया? समीशन लगा दिया। जब मैं दोनों साइडों के ऊपर समीशन अप्लाई करूंगी, सो व्हाट यू गेट, you get this is the constant, a is a constant, b is a constant, a is the y intercept and b is the slope of the line. You know that these are two constants and x and y are the random variables. तो जब मैंने दोनों साइडों पे समीशन लगाया, कांस्टेंट के ऊपर जब समीशन लगेगा ये समीशन a हो गया, ठीक है? और फिर उसके बाद b इज द कांस्टेंट, b बाहर आ गया और आपके पास x के ऊपर क्या लग गया? समीशन लग गया, बिकॉज दे आर वेरिएबल्स, x आर वेरिएबल, i इज वेरिएबल, a एंड b आर कांस्टेंट। नाउ c के जो समीशन है इसकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? वेरिएशन जा रही है 1 से लेकर n तक। इज इट सो? जब इसका क्या मतलब हुआ कि आप a को कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? आप a को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। It means you are adding a n times. So when you are adding a n times, ठीक है, तो how can you write it? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? When you are adding a n times, how can you write? अगर a 3 times add हो रहा है तो you write 3a. तो अगर a n times add हो रहा है तो how can you write na? Is it clear? So what do you get? Summation y is equal to na plus b summation x. ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय n, और अगर मैं दोनों साइडों को, देखिए दोनों साइडों पे सेम काम हो रहा है ताकि इक्वालिटी बरकरार रहे, अगर आप दोनों साइडों को n के ऊपर डिवाइड कर दें, ठीक है, दिस इज na, अगर मैं दोनों साइडों को n के ऊपर डिवाइड कर दूं, सो व्हाट यू गेट, क्या हो जाएगा? ये समीशन y ओवर n, दिस इज जस्ट द नोटेशन, ठीक है? सो समीशन y ओवर n रिप्रेजेंटिंग y बार, y का मीन को शो कर रहा है, ठीक है? समीशन y ओवर n शोइंग द मीन ऑफ y वेरिएबल। और यहाँ पे ये आपके पास जो है ये n के साथ क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। व्हाट यू गेट? a and a plus b and what is summation x over n? that is x bar. So क्या रिलेशनशिप हमारे पास आ गया? if y is equal to a plus bx then y bar is equal to a plus b x bar, ठीक है? It means that x bar is also linearly related to y bar. So this is your fourth property. Example हम देखते हैं जी। प्रॉपर्टीज क्लियर है आप लोगों को? चारों प्रॉपर्टीज? एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन गर्ल्स? प्रॉपर्टीज से No, रिलेटेड ma'am. क्या समझ आया हो तो पूछ लें। Okay, No. so now come to an example 3.3. The mean height and the number of the students in the 3 section of the statistics class are given below. ये देखें यहाँ आपके पास 3 sections हैं A, B and C, उसमें number of students आपको बताए हुए, number of boys है और उनकी mean height है यहाँ पे, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द ओवरऑल मीन हाइट ऑफ द 120 बॉयज। हमें अलग-अलग तो पता चल गया सेक्शन ए में 40 बॉयज हैं, उनकी मीन हाइट 62 इंचेस है।
सेक्शन बी में जो है वो आपके पास 30 जो है वो 7 बॉयज़ हैं, उनकी अलहदा हमें 58 इंचेस जो है वो हाइट दी हुई है। वो कहता है कि ओवरऑल जो 120 बॉयज़ हैं, डेफिनेटली ये आपके 120 बन रहे हैं टोटल। तो कहता है मुझे अलहदा मत बताएं, मुझे टोटल 120 बॉयज़ की मीन हाइट बताएं। हम यहाँ पे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज n1 x1 बार। ये आपके सारे n1 नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो ये आपके n i's गिवन है। ये क्या गिवन है? ये आपके n i's गिवन है, ठीक है। और ये क्या गिवन है? दैट इज योर x i's। ये आपकी वेरिएबल की वैल्यूज हैं जो कि वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सेक्शंस। So this is the formula, n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह ना करें, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, फॉर्मूले को नहीं भूलना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम जनरेट कर लें, और कॉलम क्या होगा? एन आई एक्स आई का, ठीक है। एन आई एक्स आई का कॉलम आपने जनरेट किया, ठीक है। और यहाँ पे एन आई एक्स आई बार, सॉरी नॉट, इट्स नॉट एक्स आई, इट्स मीन हाइट है। तो ये आपने कॉलम जनरेट कर लिया, यहाँ से सम आपको समीशन एन आई एक्स आई बार का मिल जाएगा, एन एक्स बार का मिल जाएगा, और जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर दैट। तो इस तरह से अलग-अलग मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सो हमने जो अभी देखा, जो हमने मीन फाइंड आउट किया, किस तरह का डाटा था? इट्स एन अनग्रुप डाटा। आपने देखा किसी तरह की कोई कंडेंसेशन नहीं हुई थी, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनी हुई थी आप लोगों की, ठीक है। इट्स एन अनग्रुप डाटा सेट, ठीक है। सो मीन अनग्रुप डाटा सेट से आपने किस तरीके से निकालना है ये आप लोगों ने देख लिया। अब हमने देखना है कि अगर आपके पास डाटा ग्रुप डाटा सेट आ जाता है, ग्रुप डाटा आ जाता है, तो उसमें आपने मीन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर आपने मीन निकाला, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? दैट इज समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। यानी ये अभी आपने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, आपने क्या किया? आपने क्लासेस बनाई, ठीक है। और क्लासेस के सामने हमने टेली मार्क्स करके फ्रीक्वेंसीज मेंशन की। हमने देखा कि हर क्लास के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो फॉल कर रही थी, ठीक है। सो अब हम अगर उस डाटा से, जो ग्रुप डाटा, अगर हमने उससे मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हमने ये x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मिड पॉइंट्स को। x इज रिप्रेजेंटिंग मिड पॉइंट्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि हम मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम। जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था, देखिए यहाँ पर भी क्या किया था, n इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसकी क्या कर दिया था? उसके मीन्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमें उसको क्या मिल गया था? हमें सम मिल गया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम मिल गया था। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपके पास देखें ग्रुप डाटा है, ये आपके पास वेट्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं। ये इसको अभी फिलहाल छोड़ दें, हम इससे नहीं ले रहे, हम मिड पॉइंट्स ये वाला कंसिडर कर रही हूँ मैं, ये वाला कॉलम कंसिडर करें। ये आपके पास क्लासेस हैं, ठीक है। दीज आर द क्लासेस, और क्लासेस का हमने क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट्स निकाल लिया। मिड पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे? 65 को 84 के साथ जो है वो प्लस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड करके द मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो मिड पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मिड पॉइंट तमाम ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो 74, अब क्या है, 65 से लेकर 84 तक कितनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपकी फॉल कर रही हैं? 65 से लेकर 84 तक 9 ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपकी फॉल कर रही हैं, ठीक है। अब ये 9 ऑब्जर्वेशंस जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसका एक नुकसान क्या होता है कि हर ऑब्जर्वेशन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का एक नुकसान क्या होता है कि हमारी हर ऑब्जर्वेशन जो होती है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। अब आप ये देखें कि अगर मेरे पास ओरिजिनल डाटा मौजूद ना हो, मेरे पास ये ग्रुप डाटा मौजूद है, 65 से लेकर 84 तक का डाटा मौजूद है, एंड वी जस्ट नो कि 64 से लेकर 84 तक 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कौन सी 9 ऑब्जर्वेशंस हैं वो मुझे नहीं पता। हो सकता है वो 66 हो, 67 हो, 83 हो, इन बिटवीन ऑफ दैट रेंज ही होंगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मैंने कहा लेट्स सपोज करें कि वो 9 ऑब्जर्वेशंस क्या है, 74.5 है,
ठीक है। मिड पॉइंट इज बेसिकली द एवरेज ना, मिड पॉइंट क्या है, वो भी तो डाटा का सेंटर ही दे रहा है, इट्स एन एवरेज पॉइंट, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट सपोज कि वो जो 9 ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है 74.5 है, वो 9 ऑब्जर्वेशन 74.5 74.5 74.9 9 टाइम्स 74.5। सो अगर मुझे उन 9 ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि इस 74.5 को 9 के साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास 670.5 क्या आया है, बेसिकली ये इन 9 ऑब्जर्वेशंस का सम आया है, ठीक है। इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट जो है वो 94.5 है, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो 10 ऑब्जर्वेशन इस रेंज में पड़ी हुई है वो 94.5 है, ठीक है। जो 9-10 ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी की सारी 94.5 है। अब मैं क्या करूंगी कि 94.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे इन 10 ऑब्जर्वेशन का सम मिल जाएगा। सो बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी को उसके मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे हर क्लास का सेपरेट क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। और जब मैंने उसको ऑल टुगेदर सम किया, तमाम सम्स को दोबारा, तो मुझे इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का जो कि 60 ऑब्जर्वेशंस थी, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस का ओवरऑल सम मिल गया, ठीक है। सो व्हाट यू गेट समीशन एफ एक्स, दिस इज योर समीशन एफ एक्स विच गिव्स यू द टोटल सम, जो कि 60 ऑब्जर्वेशंस का सम आपको दे रहा है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के सम के ऊपर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 हैं, ठीक है। ये नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट्स क्लासेस को काउंट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 के 7 क्लासेस हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी की जगह 7 पे डिवाइड कर रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस को शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो 7350 60 ऑब्जर्वेशंस का सम है, तो हम 60 पे ही डिवाइड करेंगे। एंड व्हेन यू डू इट तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मीन आ जाएगा किसका, ग्रुप डेटा सेट का। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? मैम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ करना है जी, समीशन एफ। पीछे हमें जो तो मैम पीछे जो ग्रुप डाटा का फार्मूला पड़ा है उसमें तो डिवाइडेड बाय एन किया हुआ है। बेटे यहाँ पे जो n है ना, हमेशा याद रखें कि जब भी ग्रुप डेटा सेट में n का जिक्र आता है तो n कभी भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो जब भी आपके पास n ग्रुप डेटा में होता है इट मीन्स समीशन f, वो फ्रीक्वेंसी के सम से निकलता है, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या कर दिया, डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ना। तो n इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें किस तरह मिल रही हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल करके, ठीक है। सो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों का लिखा है कि आप जब ग्रुप डेटा से मीन निकालेंगे तो आप लिखें समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ लिखें एन के बजाय, और जब आप अनग्रुप डेटा में काम करें तो आप एन का इस्तेमाल करें। जी मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. अब हमारे पास ये जो डाटा था, ये जो मीन हमने निकाला, ये हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। यानी मैंने क्या किया कि मैंने उन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया जिसमें डाटा मैयर हुआ हुआ था। यानी डाटा मैयर हुआ हुआ था किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में मैयर हुआ हुआ था, एक्स इज माई बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और मैंने उसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए मीन को कैलकुलेट किया हुआ है। नाउ द सेकेंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज योर चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, ठीक है। चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल क्या है यहाँ पे, कि जो मीन है अर्थमेटिक मीन दैट इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, मीन के ऊपर चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल का इफेक्ट होता है। तो ये जो चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल मेथड है आपका, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो कंप्यूटेशनल वर्क है वो बहुत कम हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारा टाइम जो है वो भी सेव होता है, लेबर भी सेव होती है, ठीक है। चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल में क्या होता है, गर्ल्स प्लीज माइक को म्यूट कर दें, किसी का ओपन है, अनम्यूट। सो चेंज ऑफ ऑरिजिन किस तरह से होता है कि जब हम कोई चीज़ वेरिएबल में से जब हम कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी अलोंग एक्स एक्सेस जब वो शिफ्ट होती है, कोई वेरिएबल जब हम कोई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अलोंग एक्स एक्सेस शिफ्ट होती है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन में हमेशा हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, और चेंज ऑफ स्केल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम उस वेरिएबल को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका चेंज ऑफ स्केल
होता है और उसके अंदर वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस आती है, यानी आपकी स्केल आपका छोटा या बड़ा होता है। इज इट सो? ठीक है, सो आपका चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल हम यहाँ पे करेंगे। और हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया। बेसिकली हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया, और वो नया वेरिएबल क्या है, u। इस u वेरिएबल में हमने क्या किया कि हमने इस वेरिएबल जो कि ओरिजिनल वेरिएबल x था, हमने इसका चेंज ओरिजिन भी चेंज कर दिया और हमने इसका स्केल भी चेंज कर दिया। हमने ओरिजिन कैसे चेंज किया कि हमने इस वेरिएबल में से एक क्वांटिटी को, जिसको हमने कह दिया कि आर्बिट्री ओरिजिन हम इसको ले सकते हैं, a इज एन आर्बिट्री ओरिजिन, और हम इसको एज्यूम मीन भी कहते हैं। इट्स इन एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। कोशिश करें कि जो डाटा सेट आपके पास गिवन है उसका आप सेंटर लें, ठीक है। डेविएशंस लेने का फ़ायदा जब भी होता है जब हम डाटा का सेंटर लेते हैं। आपने पीछे भी देखा, हमने पहली प्रॉपर्टी देखी, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। सेंटर लेने का, मीन इज द सेंटर। डेविएशंस सेंटर से लेने का फ़ायदा क्या होता है कि कुछ डेविएशंस आपकी पॉजिटिव आती हैं, कुछ नेगेटिव आती हैं, तो इन अ लॉन्ग रन वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विद इन अ रेंज आप अपना सेंटर नहीं उठाते, जैसे आपका रेंज जो है डाटा का वो 10 से लेकर 50 तक है, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप डाटा का सेंटर जैसे 25 ले लें, ठीक है, 30 ले लें, लेकिन ताकि आपकी डेविएशंस कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आए। अगर आपके पास 1 to 50 डाटा है और आप डेविएशंस बजाय इसके कि आप उसके डाटा में से उठाएं, सेंटर में से उठाएं, आप डेविएशन 70 से ले रहे हैं, तो डेविएशंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेविएशंस भी इतनी ही बड़ी आ जाएंगी जितनी आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो जो ए है दैट इज़ योर एज्यूम मीन, यानी हम अंदाजे से क्या करते हैं, डाटा का सेंटर उठा लेते हैं, ठीक है, अंदाजे से। और ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आंसर सबसे सेम आता है। कि हो सकता है कोई आपके पास डाटा मौजूद है, कोई ए की वैल्यू जो है वो, जैसे मैंने भी कहा कि जो वेरिएशन है वो 10 से 50 तक है, कोई ए 25 ले रहा है, कोई 22 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, सो इट डजेंट मैटर। मकसद आपका डेविएशन लेने का है। डेविएशंस जब आप लेते हैं किसी भी वैल्यू से लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा मीन के ऊपर, ठीक है। सो क्योंकि इन द एंड हमने जाके एंड करना है, जिससे हमने डेविएशंस लेना है उसी को इन द एंड हमने ऐड कर देना है, ठीक है। सो लेने कोशिश करनी है कि आपने डाटा का सेंटर उठाना है। आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यूज को एज्यूम मीन से डेविएशंस लेनी है। ए इज द एज्यूम मीन एंड व्हाट इज एच? एच इज द हाइट ऑफ द क्लास। एच क्या है? आपकी क्लास की हाइट या इंटरवल है, ठीक है। सो ये ग्रुप डेटा में आप लोगों का काम चल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इट वुड बी क्लियर फ्रॉम दैट। टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। जहाँ तक मैंने आप लोगों को करवाया वो आप लोगों ने इसको गो थ्रू कर लेना है, और ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख कर आनी है, ठीक है, अगर ये कंप्लीट नहीं होती। गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेट द मीन वेट्स बाय द शॉर्ट मेथड। अच्छा, इसको शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट हैंड मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैंड कैलकुलेशंस की तरफ आपको ले जाता है, आपको कैलकुलेटर की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती डाटा को कैलकुलेट करने में या मल्टीप्लाई करने में, तो काफ़ी शॉर्ट मेथड हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। सेम डाटा है जिसके ऊपर मैंने अभी पीछे आपको मीन कैलकुलेट करके दिखाया लॉन्ग मेथड से, ठीक है, इसको लॉन्ग मेथड भी कहते हैं और डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसी को हम शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें, सेम डाटा आपके पास मौजूद है, या आपके पास मिड पॉइंट्स, एक्स किसको शो कर रहा है? आपके मिड पॉइंट्स को शो कर रहा है, मैंने इसके मिड पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये यू वेरिएबल है। यू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? आपने ए लेना है, ए इज द एज्यूम मीन। अच्छा, अब डेटा की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है? 65 से लेकर 204 तक है। आप कोई भी इन बिटवीन ऑफ दैट वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो हम ताकि हमारा एक रूल जो हमने सेट किया हुआ है वो क्या है, उसके अलावा भी आपके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट है उसको हम ज़्यादातर अपना क्या ले लेते हैं, ए एस कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यानी ये जो रेंज है 105 से लेकर 124 तक, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका मिड पॉइंट आ रहा है उसको हम अपना ए एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम एज्यूम मीन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और जो हाइट ऑफ द क्लास है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका इंटरवल कितने का चल रहा है। आप सक्सेसिव लोअर को माइनस कर लें, सक्सेसिव अपर्स को माइनस कर लें, अपर में से लोअर को माइनस नहीं करना, सिर्फ सक्सेसिव लोअर अपर को माइनस करें, तो आपकी जो हाइट चल रही है क्लास की वो कितनी चल रही है? आपकी 20 चल रही है, ठीक है। सो अब आपने यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया, तो यू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या आ गई कि आपने एक्स में से, मिड पॉइंट्स में से 114.5 को माइनस करना है, 20 पे डिवाइड करना है। जब आप इसको
करेंगे, जैसे 74.5 में से 114.5 को आपने माइनस किया और 20 पर डिवाइड किया, व्हाट यू गेट -2। 94.5 में से 114.5 को माइनस किया 20, यू गेट द वैल्यूज। ये आप देखें यू की वैल्यूज कितनी छोटी आ गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मीन, ठीक है। आपने बेसिकली एक्स बार ही निकालना है, आपने यू बार सबसे पहले आपने एक्स बार ही निकालना है, लेकिन एक्स बार तक पहुंचने के लिए आपने चूंकि नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया यू, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यू बार, ठीक है। निकालना आपने एक्स बार ही है, मकसद हमारा एक्स बार ही है निकालने का, लेकिन हमने अपना शॉर्ट मेथड यूज किया और हमने एक क्या यूज नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज यू। तो यू की डेफिनेशन हमें पता थी, हमने यू निकाला। अब हमने सबसे पहले यू बार निकालना है और फिर यू